नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। मेरे साथ जो आज खास मेहमान हैं, मैं पहले मुलाकात आपकी करवा दूं। आप हैं जनाब इकबाल ममदानी साहब। इकबाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका के टीवी में, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए इकबाल भाई कि हम दोनों लोग फील्ड में मिला करते थे, पत्रकारिता करते थे, पूरे जोश से भरे होते थे। अचानक से मैंने भी बदला, लेकिन उसके कारण कुछ और है। आप में किस तरह से ये बदलाव आया? आप हो या मैं हूं, शुरुआत के अंदर एक पत्रकार के तौर पर जो हमने काम किया, उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। बेशक। तो जब ये कोविड काल शुरू हुआ तो ये मुसीबत तो सिर्फ हमारे अपने शहर के लिए नहीं आई थी, ये हमारे देश पर आई थी, दुनिया पर आई थी। और मुझे नहीं लगता है कि पिछले 100 सालों के अंदर किसी जनरेशन के लोगों ने इस तरह की महामारी देखी हो। हाँ। मतलब उस वक्त हाँ। इंसान को वाकई में ये समझ में आया कि कौन अपना है, कौन पराया है। कोई किसी का नहीं था। एक घर के अंदर अगर कोई खास लेता था तो पूरा घर डर जाता था। बिल्कुल इस तरह के हालात हो गए थे। ऐसे वक्त में आप कैसे और क्यों निकले? एक मुस्लिम इंसान की मौत होती है मलाड़ के मालवनी इलाके में। जी। सरकार इतनी भयभीत थी कि उन्होंने एक सर्कुलर पास किया था, जिसके अंदर सर्कुलर पूरी तरीके से ये था कि कोई भी मौत होगी उसका क्रिमेशन होगा। हाँ। गवर्नमेंट के उस फैसले के बाद मुंबई के कब्रिस्तान हो या जो भी हो, पूरी तरीके से एक तरीके से लॉक हो गया था। हाँ। तो जब ये टैक्सी ड्राइवर की मौत हुई तो जब वो फैमिली कब्रिस्तान लेके पहुंची तो कब्रिस्तान वालों ने मना कर दिया लेने से। अच्छा। तो वो बॉडी को जलाया गया था, जिसमें लेके मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा आक्रोश। सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, क्रिश्चियन समाज है, हिंदू समाज में भी ऐसे कई समाज है जिसके अंदर दफनाया जाता है। इंटरनेशनली तो सबसे ज्यादा बरियल होता है। जी बिल्कुल। तो जब वहां कोविड है, कोरोना है, तो वहां बरियल किया जा सकता, तो यहाँ परमिशन क्यों नहीं? ये बात तुरंत सरकार की समझ में भी आई। अच्छा। कि बात सही है। हाँ। तो आनंद फानंद में जो जीआर निकाला गया था उसको कन्वर्ट किया गया कि एज पर रिलीजन, हाँ, बरियल एंड क्रिमेशन सभी अलाउ है। हम धर्म के अनुसार आप कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरी चीज क्या थी वहां पर? इतना भय था कि बॉडी ले जाने से वायरस फैलता है। हाँ। तो इस डर के कारण हॉस्पिटल्स के करीब में ही जो कब्रिस्तान होगा आप ले जा सकते हैं, दफना सकते हैं, या शमशान है तो उसे अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया मालोनी वाला मामला, उसके बाद में हमारे एक दोस्त है एडवोकेट इरफान शेख, अच्छा। सलीम पारेख। अच्छा। उनका फोन आया कि हम लोग मिलकर के टीम बना रहे हैं कि बॉडीज का काम करना चाहिए, अगर सारे लोग नहीं आएंगे तेरा बोलना क्या है? हाँ। तो मैंने अपने घर में बातचीत की, समझाया, घर वाले रेडी हो गए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और मुस्लिम बॉडीज हमने पहले लेकर के बरियल करना शुरू की। ठीक है। तो शुरुआत में तो हम कुछ ही लोग थे, और हमारे जो अपने दोस्त भी थे वो ये मानते थे कि ये सब पागल है और कुछ दिन में मर जाएंगे। हाँ, ये ठीक है, ये ऐसी सोच बन गई थी। अच्छा, जो हमारे अपने दोस्त थे जो मान रहे थे कि ये 4 दिन में मर जाएगा, जब उन्होंने देखा कि 8-10 दिन हम जिंदा है, हाँ। तो वो थोड़ा थोड़ा आया, फिर एक ने हाथ लगाया। इस तरह एक 15 दिन के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम हो गई, और इसमें 200 मुस्लिम लड़के जो है उसमें जुड़ चुके थे। अच्छा। इस तरह ये काम की शुरुआत हुई। जब हम अस्पताल के अंदर पहचान होने लगी मुस्लिम बॉडीज के लिए, तो हमको टोकन नंबर दिया जाता था, फिर हम टोकन चेक करते थे, बॉडी लेते थे, आकर के कर देते थे। तो हमने देखा कई बॉडीज वहां पड़ी हुई है। तो हमने पूछा ये क्या है? अच्छा। तो हॉस्पिटल्स के लोगों ने बोला कि मुस्लिम बॉडीज तो आप ले जाते हो। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम है कि हिंदू बॉडी कोई लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब किस दूसरे रिलीजन के किसी भी हिंदू तो या हमारे लिए क्रिश्चियन, मतलब वो रिलीजन ठीक है, वो इंसानी एक टिकट कूपन के हिसाब से होता है ये हिंदू मुस्लिम, लेकिन जो हालात में थे हम लोग, वो हमारे अपने लोग थे, हमारे अपने देश के लोग थे। तो हमने पूछा कि क्या हम इस काम के अंदर
आपकी मदद करे, हम अंतिम संस्कार कराए, तो उसको थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा। उसने बोला, सही में करोगे? हाँ। तो हम बोला हाँ करेंगे। तो बोला रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे उनको बुला के लाए, उनसे चर्चा हुई तो बड़ा खुश हुए, बोले अगर करोगे इससे तो। बड़ी बात और क्या हो सकती है कि रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं तो लेकिन हमने एक शर्त रखी कि देखिए सर, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल कोई इन सारी चीजों को लेके विवाद ना पैदा हो, क्योंकि हमारे पास पूरी मुस्लिम लड़कों की टीम है। हाँ। तो उन्होंने कहा आप रुकिए। जब वो अस्पताल के डीन के पास गए, उन्होंने सारी बातचीत की, हमने देखा कि 15-20 मिनट में डीन साहब जो है खुद वो नीचे आए हैं। तो उन्होंने गारंटी दी हमको कि अगर आप समझते हैं कि इस तरह की कोई पॉलिटिकल चीजें होगी, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं नौकरी छोड़ के आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इस तरह पुलिस को बताया गया, पुलिस भी काफी खुश हुई। फिर परमिशन चाहिए थी, तो घर के लोगों को फोन करके उनके आधार कार्ड, ये वो कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें कर करके हमने परमिशन लेनी शुरू की। और इस तरह हमने काम आते नहीं थे, लेकिन नहीं आते नहीं थे। हाँ। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। हाँ। बहुत कम लोग आते थे, आते भी थे तो बहुत दूर रहते थे। अच्छा। लेकिन हमारे लिए चुनौती यह है कि अब इसका अंतिम संस्कार कैसा करने का, ये तो चूंकि पत्रकार रहे तो सारे ही लोगों से संपर्क रहे, तो कुछ ऐसे पंडित जो अपने दोस्त थे उनको फोन करके बताया, अब भाई ऐसा ऐसा हमने काम शुरू किया है और अब हिंदू बॉडी है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई तुलसी के पत्ते, गंगा जल, बहुत अलग अलग। उस वक्त तो अकल नहीं थी, लेकिन अब अकल आई कि कम से कम 33 चीजें लगती है। अच्छा। अच्छा। तो जितना जहां जहां से हमसे हो सका हमने करना शुरू किया, और वो अंतिम संस्कार हमने शुरू पूरे किया विधि विधान जैसे जैसे होता है। ठीक है, जितनी जैसे लोगों ने बताया था। हाँ। कोविड काल के अंदर ऐसा मानिए अशरफ साहब, हमने 2,500-3 हजार डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कराया है, सब मिला हमारी टीम ने। मतलब हिंदू मुस्लिम सारी में। उसके अंदर रेशियो आप पकड़ लीजिए, एज पर पॉपुलेशन 82 से 85% नॉन मुस्लिम बॉडी होती है, और 15 से 18% अप एंड डाउन जो होता था वो मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस बॉडीज होती थी। हाँ। ये उनके लिए भी सबक है। हाँ। जो लड़ते रहते हैं या ये देखिए रहते हैं हिंदू मजहब, आपदा के समय में कोई लड़ते वो लोग हैं जो बहुत फुर्सत में बैठे होते हैं या उनको कोई काम नहीं होता। एक हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमको इंसान के तौर पर पैदा किया, और इंसान का काम है एक अच्छे इंसान की तरह दूसरे की मदद करना। बिल्कुल। तो हमने हमारा वो काम किया जो चाहे हमारी शरीयत बताए या जो हमारे मुल्क का कानून बताता है, हमने वही किया है। उसके अंदर कोई अलग हट की चीजें नहीं की है। आपने कंटिन्यू किया हुआ है इसको, अभी भी आप जी बिल्कुल। अभी भी जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद के अंदर अशरफ साहब, हमने देखा कि कई कोविड पीरियड में क्या था कि बॉडीज को जो है ना वो रैपिंग की जाती थी। हाँ। लेकिन कुछ बॉडीज रैक्स पे पड़ी हुई थी। तो हमने पूछा ये बॉडी को आपने खुला रखा है, हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये लावारिस बॉडीज होती है, ये कोरोना काल आ चुका है, इसलिए पुलिस के पास टाइम नहीं है कि वो लावारिस बॉडीज का अंतिम संस्कार करे। अच्छा। लेकिन पुलिस ट्राई करती है कि शायद परिवार मिल जाए और उनके हाथों से अंतिम संस्कार हो। लेकिन जब नहीं मिलता है तो उसका वो अंतिम संस्कार करते। तो ये हमको बहुत तो दिल को छूने वाली बात थी। तो चूंकि एज ए जर्नलिस्ट पुलिस के लोग भी जानते थे, तो हमारी टीम से हमने बातचीत की कि भाई ये काम करने जैसा है, बहुत अच्छा काम है। तो वहां से इस काम की शुरुआत हुई। उस वक्त हमारे मित्र है सुनील सिंह जी जो एनडीटीवी में थे, आनंद मिश्रा जो कि एक पत्रकार रहे, और उनका पीवीएस एक संघ है, पत्रकार विकास संघ। इन सब के साथ भी मिल करके फिर हमने विश्वास नागरे पाटिल साहब जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके सामने सारी चीजें रखी। तो उनको भी आइडिया पसंद आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मेरे ऑफिसर से पूछ लेता हूँ उसका क्या क्राइटेरिया है। फिर उन्होंने पूछा और हमारी संस्था ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे लेटर इशू किया कि मुंबई के अंदर जहां भी पुलिस चाहे हमारी मदद ले सकती है। पुलिस का जवान वहां खड़ा रहेगा, बॉडी वो क्लेम करेगा, लेकिन जितनी चीजें हैं एम्बुलेंस से लेकर के जो टीम है वो हमारी रहेगी। अंतिम संस्कार तक पुलिस का अधिकारी वो मौजूद रहेगा। इस तरह हमने काम की शुरुआत की। उस वक्त फिर हमने रेलवे कमिश्नर को भी अप्रोच किया जो कैसर खालिद साहब थे, और उनको मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए लेटर्स वगैरह हमने सारे बताए।
उन्होंने भी काम को सराहा, उन्होंने भी परमिशन दी। इस तरह हमने ये काम शुरू किया। और अशरफ साहब, मैं आपको बता दूं, आज ये काम इतना बड़ा हो चुका है कि हर महीने 100 से 125 डेड बॉडीज जो है वो हमारे पास आती है मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस द्वारा, जो अनक्लेम जिसको कहा जाता है। उसके उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से हम उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। अच्छा, इन सब के पीछे जो है, जाहिर सी बात है, फ्री में तो होता नहीं होगा काम, पैसे लगते हैं। तो क्या कहीं से ग्रांट मिलता है या लोग खड़े हुए? देखिए, अभी तक ये 5 साल से ऊपर हो गया काम। हमने आपसे कुछ बोल दिया, अलग अलग दोस्त जो है, अच्छा, बॉडीज के लिए कभी आपसे चंदा कर लिया, कभी किसी से कर लिया। वो मतलब एक तरीके की लड़ाई ही है हमारे लिए। मतलब जो कम्युनिटी से या अपने जानने वालों से जो हो सका, मतलब या अपनी जेब से जो अपनी हुआ, जेब से लगता है, दोस्तों से लगता है। अब हम लगातार लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि CSR फंडिंग की शक्ल में हो या क्राउड फंडिंग हो, आप आगे आकर हमारी क्या मदद कर सकते हैं, करिए। आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट है www.mamdanihealthandeducationtrust.com जी। वहाँ जाकर के आप हमारा काम दे सकते हैं। वहाँ हमारे डोनेशंस के लिए कुछ चीज़ें रखी गई है, उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ममदानी साहब ने जो ट्रस्ट बनाया है और इनकी जर्नी आपने सुनी है अभी, तो आप इनकी मदद जरूर करें और ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।